नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं कि मई के एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ मई 2026 के लिए। आज ये हमारे पास में 16 नंबर का वीडियो और इसके पहले के जो हमारे पास में 5 वीडियो है उसकी लिंक आपको मिलेगी आई बटन में, और पुरानी जो सीरीज़ है वो मिलती है हमको डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेगी। एप्लीकेशन लिंक आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट जरूर मिल रहे हैं। साथ में हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेस है वो भी आपको वहीं पर आकर मिलने वाले हैं। ये हमारे पास में कोर्सेस जिसमें फुल कोर्स आपको मिलता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कंप्यूटर पढ़ना है, एमसीक्यू फॉर्म में भी है, लाइव क्लासेस भी है और मॉक टेस्ट भी है। सारा कुछ आपको मिलता है यहाँ पर। और इसके अलावा ये हमारे पास में है जिसमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट है, तो इसमें आपको टोटल 60 टेस्ट आपको मिलते हैं 60, तो ये टेस्ट भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, आस्की कोड फॉर ए, मतलब आस्की कोड के जो क्वेश्चन है और हमसे पूछ रहा है ए के लिए क्या होगा। देखिए हमारे एग्जाम में आस्की कोड जो है इसके लगातार क्वेश्चन और हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आस्की कोड के लिए हमसे पूछता क्या है, तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है ए से लेकर जेड तक के जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं इनके लिए आस्की कोड वो हमसे पूछता है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हमारे पास जरूर है कि हमसे उसने कैपिटल फॉर्म में पूछा है या स्मॉल फॉर्म में। जैसे यहाँ पर फिलहाल उसने हमसे पूछा है क्या, कैपिटल दिया है ना, तो कैपिटल ए से लेकर अगर हमारे पास में जेड तक के होंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक फिगर आपको याद रखना है। ये सारे के सारे 26 लेटर के आपको याद हो जाएंगे एक ही बार में, है ना, ज़्यादा एफर्ट डाले बिना। और अगर उसने हमसे पूछा है स्मॉल ए से लेकर, मतलब स्मॉल जो हमारे पास ABCD होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, इसके बारे में अगर पूछा है तो ये भी हमारे पास में बहुत ईजी तरीके से तैयार हो जाने हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर हमको ज़रूरत है किसकी, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की अगर हमको ज़रूरत है तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 64 से हमारे पास में आता है 60। तो कैपिटल जो हमारे पास में आने वाला है तो याद रखना 64 से हमारे पास में 90 आने वाला है। वैसे अगर हमसे उसने पूछा स्मॉल के लिए तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 97 से 122, 97 से 122 इतना आपको यहाँ पे याद रखना है और कुछ भी एफर्ट नहीं डालनी है। स्टार्ट होगा और 90 तक के टोटल आपके 26 लेटर है। अगर आपके बाद में ये वाले याद नहीं भी रहते हैं तो क्या याद रखेंगे, स्टार्टिंग वाले याद रखेंगे। जैसे ये क्या होने वाला है, ये कैपिटल ए का होने वाला है, ये वाला स्मॉल ए का, है ना। यहाँ से लेकर हम लोग टोटल 26 लेटर जाएंगे तो हमारे पास पूरे के पूरे इसके डिजिट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और याद कर लीजिएगा। हमारे पास फिलहाल तीसरा है कैपिटल ए का, तो अब इसका आंसर आपको पता ही है क्या हो गया, 65। वही अगर वो हमसे पूछता है किसके लिए, वो हमसे पूछता मान लो बी के लिए पूछता था, क्या आ जाता 66। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पेस के लिए दशमलव में आस्की मान चुने, मतलब स्पेस जो हम लगाते हैं खाली जगह रहती है उसके लिए हम अगर डेसिमल में और आस्की कोड का मान देखें तो कितना आता है। तो स्पेस के लिए डेसिमल में जो आस्की कोड का मान आता है आप सीधे सीधे याद रखिएगा, वो हमारे पास में कितना होता है, तो वो हमारे पास में 32। इस नंबर को याद रखिएगा 32। हम बहुत सारे नंबर तो याद नहीं रख सकते लेकिन कुछ नंबर हम लोग याद जरूर रख सकते हैं जिसके हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा। एक ऐसा ही प्रश्न हमारे पास में और है कि अगर वो पूछता है एंटर के लिए, है ना, कैरेज रिटर्न, एंटर के लिए अगर वो पूछता है कि इसके लिए डेसिमल में ही, है ना, और क्या पूछ रहा है आपसे, आस्की कोड या आस्की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए याद रखिएगा आप कितना, इसके लिए याद रखिएगा 13। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम लोग तैयार करते चलेंगे तो तैयार हो जाएंगे आसानी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी नंबर्स है और हमारे को नंबर याद रखने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर जाती है। फिलहाल स्पेस के लिए याद रखिएगा आप 32 और एंटर की बात आएगी तो वहां रखना आप याद 13। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन जैसे कि टेक्स्ट, संख्या, फोटो या म्यूजिक को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। मैनिपुलेशन का वर्ड क्या होता है, अपडेट, है ना, एडिट करके उसको अपडेट कर सकते हैं हम लोग। मैनिपुलेशन याद रखना, मैनिपुलेट करना। हमारे पास से बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन होगी, जैसे टेक्स्ट होगी, संख्या होगी, फोटो होगी या म्यूजिक होगा, इसको किससे बदलना है, डिजिटल में बदलना है।
मतलब ये पहले से क्या होंगे, ये एनालॉग में होंगे, ठीक है। एनालॉग को ही हम लोग डिजिटल में बदलते हैं। तो ये जो हम प्रोसेस अपनाएंगे वो कौन सी होने वाली है, हमारे पास में है कन्वोल्यूशन, नॉर्मलाइजेशन, विजुअलाइजेशन या डिजिटाइजेशन। तो सीधी सी बात है कि अगर हमको एनालॉग को डिजिटल में बदलना है, बात डिजिटल में बदलने की है, तो हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ सीधे सीधे चले जाएंगे बिना कंफ्यूजन के, कहीं पर भी हमको रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग सारी चीजें डिजिटलाइज कर भी रहे हैं। विजुअलाइज के रूप में क्या होगा कि हमको ये डिस्प्ले के रूप में प्रदर्शित करना होगा, चित्र के रूप में प्रदर्शित करना होगा, वहां पर हम इस विजुअलाइजेशन का प्रयोग करने वाले हैं, चित्र हो, ग्राफिक्स हो या मूवी हो। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, तो नॉर्मलाइजेशन तो हमको पता ही है कि हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। हमारे जो अंक होते हैं उन अंकों को नॉर्मलाइज करके ही और फिर क्या आती है, सूची आती है, मतलब सबको समान करके फिर मेरिट की लिस्ट आती है। तो यहाँ पे अंकों को समान करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद हमारे पास में है डेटा संपीड़न विधियों को विस्तृत तौर पर खालिस्तान संपीड़न में वर्गीकृत किया जा सकता है। डेटा संपीड़न, बेसिकली संपीड़न वर्ड हम लोगों को पता है कंप्रेस करने से जुड़ा हुआ है, कि हम हमारे डेटा को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। मतलब कि जब हमको डेटा को कहीं सेंड करना हो या हमको उसको सुरक्षित रखना हो तो उसका आकार बहुत बड़ा होता है, उस आकार को हम छोटे आकार में कंप्रेस करके फिर रखते हैं। या अगर हमको कहीं सेंड करना है किसी माध्यम से, या तो हम स्टोरेज माध्यम यूज करते हैं या फिर नेटवर्क के या इंटरनेट के माध्यम यूज करते हैं, तो जितना छोटा साइज होगा उतनी तेजी से डाटा ट्रेवल करता है। तो डेटा को क्या करना है हमको, संपीड़न, तो संपीड़न वर्ड यहाँ पे याद रखना। तो डेटा संपीड़न की विधि है विस्तृत तौर पर खालिस्तान संपीड़न में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारे पास जो श्रेणियां है संपीड़ित करने की वो कौन सी है, हमको बोल रहा है लॉसी और लॉसलेस, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन, कंप्रेस्ड एंड डीकंप्रेस्ड, है ना। तो हमारे पास में जो नॉर्मल हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं डाटा को कंप्रेस करने की, तो एक हमारे पास में डाटा कंप्रेशन की मेथड होती है जिसमें हम लोग डेटा को क्या करते हैं, कंप्रेस तो करते हैं, लेकिन उसमें जो डाटा की हानि होती है वो कैसी होती है, नहीं होती है ना, या नॉमिनल बहुत कम होगी। और एक जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें हमारे डाटा की क्या होता है, डाटा की हानि, डाटा का लॉस हो जाता है, मतलब क्वालिटी चली जाएगी। एग्जांपल देख लीजिए कि अगर हमको ऑनलाइन कहीं फोटो हमारी लगानी है, सिंपल पासपोर्ट साइज फोटो ही हमको अगर लगानी है, तो उसको हमको कंप्रेस करना होता है। तो हमने अगर एक बार उसको कंप्रेस कर दिया और फिर हमने अटैच कर दिया, केबी की बात हो रही है, वहां पे अगर केबी में सेट कर दिया तो वापस से उसको हम उसके एक्चुअल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। एक बार कंप्रेस कर दिया मतलब डाटा का लॉस हो चुका है। और एक हम कंप्रेस करते हैं कि हमारी फाइलों को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, है ना, वापस उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस नॉर्मल उसको कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो दो ही तरह के होते हैं, एक वो होगा जिसमें क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा, और एक वो होगा जिसमें आपका लॉस नहीं होगा, है ना। मतलब कि लॉसी होगा या लॉसलेस होगा, दो ही तरह की हम मेथड यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये सिग्नल्स की बात है हमारे पास में, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में। और नॉर्मलाइजेशन पे हम लोग बात कर चुके हैं। और संपीड़ित और असंपीड़ित ऐसा हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रोसेस में, या ऐसी कोई मेथड नहीं है। सीपीयू क्लॉक स्पीड किसे संदर्भित करती है, सीपीयू की क्लॉक स्पीड, है ना। क्लॉक स्पीड कहने का मतलब, वैसे तो क्लॉक याद रखना कि हम कंट्रोल यूनिट को कहते हैं सीपीयू की। क्लॉक स्पीड मतलब कि एक पूरा का पूरा राउंड, है ना, एक पूरा चक्र प्राइमरी मेमोरी से डेटा सीपीयू के रजिस्टर में जाता है, वहां प्रोसेस होके और फिर वापस कहाँ पे आएगा, आपके उसी प्राइमरी मेमोरी में। तो ये जो पूरा साइकिल होता है, ये पूरा चक्र होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, क्लॉक, है ना। क्या कहेंगे, सीपीयू क्लॉक, एक पूरा चक्र मतलब कि एक प्रोसेस का। हमारे पास ऑप्शन बोल रहा है नंबर ऑफ रैम्स इट कैन हैव, है ना, मतलब रैम को धारण करने की संख्या। जैसे सीपीयू जो होता है कंप्यूटर, हमारे पास मल्टीपल रैम हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ये निकलता है क्या, तो नहीं, ये नहीं निकलता है। सीपीयू को धारण करने वाला, सीपीयू को धारण करने वाला नंबर ऑफ सीपीयूज को, तो वो तो क्या कहलाएगा हमारे पास में, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहलाएगा, तो ये भी नहीं होगा। क्लॉक को धारण करने की संख्या, तो क्लॉक को धारण करने की संख्या हम लोग नहीं निकालते हैं, या क्लॉक को धारण करने की संख्या नहीं होती, कि एक ही तो होगी तो उसमें संख्या नहीं आएगी। फिर हमारे पास में है वह चक्रों की संख्या जिसे सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है, तो ये हमारे पास जरूर क्लॉक के लिए हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लॉक क्या होता है बेसिकली, तो हमारे प्राइमरी मेमोरी से
सूचनाएं या इंफॉर्मेशन कमांड्स कहाँ जाएंगे, सीपीयू के रजिस्टर में, वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद फिर वापस कहाँ पे आएंगे, हमारी मुख्य मेमोरी में। तो ये जो चक्र होता है, साइकिल होता है, इसी की हम लोग गणना करते हैं और यही कहलाता है क्लॉक। तो 1 सेकंड में यह चक्र कितने बार पूरा होता है उसकी बात होगी। तो ये वाला जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, चौथे नंबर का आंसर। निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम गैर इंटरैक्टिव है? यहाँ पे एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जा रहा है जो क्या है, गैर इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब होता है जुड़ना, है ना। मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर से काम करते हैं तो हम सामने उस पर काम करते हैं, बैठ जाते हैं और देन फिर हम उससे काम करते हैं। तो उस समय हम लोग सोचते हैं और हमारे हाथ और फिंगर चलते हैं और कंप्यूटर उस हिसाब से कमांड लेते हुए काम करते रहता होता है। इस समय हम कैसे होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको कंप्यूटर से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार कमांड दे दो और फिर चले जाओ घूमने के लिए, कंप्यूटर खुद ब खुद प्रोसेस या काम करके देता है। तो जैसे कमांड दिए रहेंगे वैसा आउटपुट आएगा, बीच में आप उसमें कहीं पर भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। नॉर्मली जब हम इंटरेक्ट होते हैं तो हम कमांड दिए फिर उसको वापस करते हैं, फिर दूसरी देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संभव है, लेकिन अगर कैसा होगा, वो गैर इंटरेक्टिव होगा। अगर वो जुड़ेगा नहीं, कनेक्टिविटी हमारी उसकी नहीं बनती है, तो हमको एक साथ सारी चीज़ें देनी होगी, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर आएगा, फिर आप फिर से प्रोसेस कराएंगे। तो ये क्रम हमेशा कैसे रहेगा, चलते रहेगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ऐसा? हमको बोल रहा है बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग फीचर है हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें एक समय में एक से ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। मल्टी यूजर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामिंग की जा सकती है ना। अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक ही समय पे मल्टी मतलब मल्टी यूजर होंगे या मल्टी टास्क होगा या मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। तो हम कंप्यूटर से जुड़कर ही मल्टी प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। सारे इकट्ठे अगर हमको करना होगा तो वहाँ पे हम रहेंगे, तभी तो हम बारी बारी से सारे काम कर लेंगे एक साथ में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें एक बार में एक ही काम किया जाता है ना। जैसे कि हमको इसमें कमांड देने हैं तो एक बार हम उसको सारे कमांड दे देंगे, हर एक स्टेप के सारे कमांड एक साथ दे देंगे उसको, है ना। फिर हम सीधे क्या चले जाएंगे घूमने के लिए, वो आके प्रोसेस हमको करके दे देने वाला है। वहाँ पे हमको रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड एक साथ लेता है और फिर प्रोसेस करता है ना। एक बार कमांड दे दो और भूल जाओ। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ भी हम क्यों करते हैं कि बहुत बड़ा कोई काम होगा उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर और कंप्यूटर को एक साथ दे दिया जाता है और परिणाम भी हमको एक साथ ही उसका मिल जाता है। तो ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका यूज़ हमने कहा किया है तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लेटर और रिपोर्ट जैसे पेशेवर डॉक्यूमेंट एडिट करने और उसे सेव करने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या बनाना है अभी आपको, लेटर टाइप करना है या रिपोर्ट टाइप करना है ना, या डॉक्यूमेंट बनाने हैं उसको एडिट करना है? तो हमको भैया बेसिकली क्या बनाना है, लेटर्स टाइप करना है। तो लेटर राइटिंग के लिए हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? अगर हम बात करें हमारे कंप्यूटर में, चाहे हम ओपन ऑफिस की बात करें या फिर हम MS ऑफिस की बात करें, ओपन ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं राइटर, जिसके प्रयोग से हम लोग लेटर राइटिंग कर सकते हैं, और MS ऑफिस पैकेज में हम लोग यूज करते हैं MS वर्ड, जिसके अंदर हमको लेटर राइटिंग करनी है। अगर हम यहाँ पे एक्सेल का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए कि हाँ दिया है जैसे, है ना, जैसे MS एक्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ डेटाबेस से संबंधित अगर हमको काम करना हो तो इसमें हम करने वाले हैं। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन से संबंधित स्लाइड पर अगर काम करने होंगे तो हम यहाँ करने वाले हैं। एक्सेल की अगर हम बात करेंगे तो एक्सेल में हमको कैलकुलेशन शीट्स तैयार करनी है ना, अकाउंट तैयार करना है, बजट तैयार कराना है, मार्कशीट बनानी है, तो हम ऐसे काम यहाँ पर कर सकते हैं। और वर्ड जो है हमारे पास में, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके प्रयोग से हम ये वाले प्रश्न में जो भी चीज़ें दी गई है, लेटर है, रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, एडिट करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? यहाँ पर हमारे पास वेब ब्राउजर दिए गए हैं और कौन सा वेब ब्राउजर हमारे पास नहीं है, इसकी हमको बात करनी है। वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें तो वेब ब्राउजर पहली चीज तो ये है कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसका यूज हम वेब पर किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए, मतलब वेब पर अगर हमको काम करना है, इंटरनेट पर अगर हमको काम करना है,
तो हमको वेब ब्राउज़र की आवश्यकता हो गई। वेब ब्राउज़र में जाकर और फिर हम वहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र हम सीधे सीधे बोल देते कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और काम का हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग वेब पर किया जाता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास में है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कंपनीज के भी है। जैसे सफारी है, यहाँ पर ये वेब ब्राउज़र है और ये हमारे पास में किसका है, तो ये एप्पल का हमारे पास में है ना। क्रोम की बात करें तो क्रोम भी हमारे पास वेब ब्राउज़र है, गूगल का, जैसे कि हमको पता ही है। हैंगआउट की अगर बात करें तो हैंगआउट हमारे पास में कोई भी वेब ब्राउज़र नहीं है ना। हैंगआउट बेसिकली क्या है कि अगर आपको टाइम पास करना है तो उसके लिए हमारे पास में ये एप्लीकेशन है कि आपको रिलैक्स कुछ करना नहीं है तो जाके आप यहाँ पर जाइए और फिर आपको जो जो चीज़ें करनी है, खेलना कूदना घूमना फिरना, है ना। मतलब हैंगआउट मतलब उसका नाम से बता रहा है, हैंगआउट मतलब आपको वहाँ पे जाकर रिलैक्स होना है। ये आपके वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, कुल मिला के। और ये बेसिकली है किसका, तो ये भी हमारे पास किसका है, तो ये गूगल का है, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। तो गूगल ने ही इसको लॉन्च किया हुआ है, तो आप जाकर यहाँ पर भी आपकी अकाउंट आईडी बना लीजिए और फिर यूज़ करिए, है ना। नेटस्केप भी हमारे पास में क्या है, तो यह भी हमारे पास वेब ब्राउज़र है, ये काफ़ी पुराना वेब ब्राउज़र है, ये भी याद रखेंगे, है ना। अगर इन सब में अगर बात करें सबसे पुराना कौन सा है, तो नेटस्केप ही है, ठीक। निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। इमेज फाइल, है ना, फाइल एक्सटेंशन की चर्चा हम लोग करते हुए आ रहे हैं। फाइल एक्सटेंशन हमारे हर एग्जाम में आते हैं और वैसे भी पता रहना चाहिए कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फाइल एक्सटेंशन, शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म, है ना, ये बेस है, मैं हर बार बता चुका हूं। तो आप जितने ज़्यादा तैयार करके रखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में उनकी हेल्प मिलेगी। इंडिविजुअल इन तीनों चीज़ों के एक या दो ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, पर बाकी जगह इनसे बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिलती है। तो हमसे पूछा है इमेज के लिए कौन सा नहीं है, तो GIF इमेज हम लोग देखते हैं, JPG इमेज और PNG इमेज, इन सबको हम लोग इमेज में पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास इमेजेस ही है ना। बात होगी AAC, तो इस तरह की कोई इमेज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेट में आप GIF, JPG, PNG, बिटमैप, इन फाइलों को आप याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन, अच्छा, इसके बारे में अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा ये क्या है, ये आपके पास ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अच्छा पिछला जाना था, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इंटरनेट पर सामान खरीदने और बेचने को क्या कहा जाता है। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सभी लोग लगा देंगे। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जो बिजनेस करते हैं, खरीदी बिक्री करते हैं, वो कहलाता है ई कॉमर्स, है ना। इसका आंसर बहुत इजी लगा देंगे, कोई दिक्कत हमारे को नहीं है ना। यहाँ पर ई साइंस है, ई ब्लॉग है, ई पोस्ट है, तो इन सभी के बारे में हमको अब उतना अवेयरनेस हमारे पास है कि हम इनके आंसर बिना पढ़े भी लगा सकते हैं सही। चलिए अगला प्रश्न है मैक एड्रेस, है ना। मैक एड्रेस याद रखना, हमारे कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस होता है बेसिकली वो क्या होता है, लैन कार्ड का एड्रेस या इथरनेट कार्ड का या NIC कार्ड का एड्रेस। लैन कार्ड, इथरनेट कार्ड और NIC कार्ड, तीनों एक ही चीज को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर हम लैन केबल फंसाने वाले हैं RJ45 कनेक्टर के साथ में। तो उसका जो एड्रेस होगा वो कहलाता है हमारे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस। वो कितने बिट का होता है, तो वो हमारे पास याद रखना कितने बिट का होता है, वो 48 बिट का होता है, ठीक है। और जो हमारे कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस होता है वो होता है IP एड्रेस। तो IP एड्रेस हमारे पास IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 होता है। तो IP वर्जन जो 4 है वो हमारे पास में होता है 32 बिट का, और IP वर्जन जो 6 होता है हमारे पास में 128 बिट का होता है, उसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो शेयरिंग सर्विस है जो यूजर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को देखने और अपने वीडियो अपलोड करने की सुविधा देता है, और यह अब यह गूगल के स्वामित्व में है। मतलब कि हमको एक ऐसे सर्विस के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें यूजर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो, है ना, किसी यूजर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो देखे जा सकते हैं और अपने वीडियो भी हम लोग वहां पर अपलोड कर सकते हैं। और अभी ये किसके पास में है, तो अभी इसका जो अधिकार है किसके पास में है, वो है गूगल के पास में। तो यहाँ पे हमारे पास में दे रहा है YouTube, BBC, GUI और GST। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन से भी देखें, जैसे यहाँ पे क्या है, BBC है, GUI है, GST है, ये सारे के सारे हम लोग कंप्यूटर के अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग भागों में पढ़ते हैं ना। चाहे GST बात हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात हो, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, सब अलग अलग जगह। यहाँ पर क्या बच्चा हमारे पास में
जी हाँ, यूट्यूब, है ना। ये वीडियो भी हम लोग कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप आपके वीडियो अपलोड कर सकते हैं और पहले से जो अपलोड वीडियो है, जैसे कि ये वाला वीडियो है ना, इसको आप देख भी सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जो कि आप लोगों ने भी कर दिया होगा। और नहीं कर दिया होगा तो याद से कर दीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगले जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे पास में, यूट्यूब होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का है ना। माइक्रोसॉफ्ट का इसमें से कौन सा वॉइस वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है ना। वही हमारे बोल रहा है हैंगआउट, ड्रॉपबॉक्स, स्काइप और लाइनोस, है ना। तो हमारे पास में जैसे हैंगआउट की तो हमने बात कर ली कि आपको टाइम पास करना है तो वहां जाकर आप इस पे जाके कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, तो ड्रॉप बॉक्स हमारे पास में क्या है, ड्रॉप बॉक्स स्टोरेज, अगर आपको कहाँ पे क्लाउड पे अगर स्टोरेज चाहिए, है ना, इंटरनेट पे क्लाउड स्टोरेज हम आगे पढ़ लेंगे, तो वहां पे अगर क्लाउड स्टोरेज की आवश्यकता है तो आप ड्रॉप बॉक्स का ले सकते हैं, वहां जाकर आपका इंटरनेट पे आपका डाटा सेव कर सकते हैं। स्काइप ये जो होता है, तो स्काइप ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इसमें वॉइस और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है और ये काफी पुराना है, मतलब अभी जो हमारे पास में इंटरनेट की क्रांति इस समय चल रही है, इसके पहले की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्काइपी का बहुत बड़ा योगदान है। स्काइपी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम था जिसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग की जाती। ठीक है, तो वहाँ पर इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेसिमल से ऑक्टेल में रूपांतरण करने के लिए हमें लगातार खाली स्थान से विभाजित करना होता है। कल इसका वीडियो आ जाएगा भी, है ना। क्या बोल रहा है वो, डेसिमल से ऑक्टेल को, तो हमको पता है कि डेसिमल से आपको किससे बदलना है, उसको ऑक्टेल में बदलना है, सीधी सीधी बात है ना। तो किससे विभाजित करना होगा भाई, जिसमें बदलना है उससे। तो जब भी हमको ऑक्टेल में बदलना होगा तो किससे भाग देंगे हम लोग, 8 से भाग देने वाले, है ना। डेसिमल में संख्या है और ऑक्टेल में रूपांतरित करना है तो हमको किससे भाग देना है, उसको 8 से भाग देना है। तो फिर क्या होगा, लगातार भाग देते रहेंगे और नीचे से लेकर ऊपर हम लिख देंगे, तो हमारी जो है जो संख्या है वो बदलकर हमको मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 8। और हेक्साडेसिमल के लिए हम 16 से करेंगे और बाइनरी के लिए 2 से करेंगे। डेसिमल अगर हमको प्राप्त करना है देन हम 10 से करने वाले हैं। तो ठीक है, इसके लिए कल वीडियो, मतलब जहां तक कल शाम तक या परसों के दिन आपको मिल जाएगा दिन में। फिर है MS एक्सेल 2019 में, और अच्छा डेसिमल और जो बाइनरी कोड है कन्वर्सेशन वाला जितना भी वीडियो है वो, है ना, तो वो इस सीरीज से हटके होगा। मतलब इसमें जितने कोई वीडियो है उतने वीडियो तो यहाँ पर आएंगे ही, वो अलग से हम लोग आपको दे रहे हैं ताकि उसकी आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। फिर इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके बाद फिर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए और एग्जाम में सॉल्व करके अच्छे खासे नंबर ले आए। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मान देता है। तो MS एक्सेल की बात की जा रही है और कौन सा फंक्शन है जो चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मान, मतलब कहाँ से निकालना है हमको, डेटाबेस से अधिकतम वैल्यू निकालनी है। जैसे हम बोल रहे हैं डी मैक्स है, मैक्स है और मैक्सिमम बोल रहा है, और क्या है डी मैक्सिमम बोल रहा है। ठीक है, डी मैक्सिमम हम लोग यूज नहीं करते हैं और मैक्सिमम हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना, नहीं करते। मतलब हम मैक्स यूज जरूर करते हैं, पर ये क्या होता है, नॉर्मल संख्याओं में से आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो मैक्स का, और MIN जो होता है मिनिमम संख्या के लिए हम उसका यूज करते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है किसमें, डेटाबेस में से। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी मैक्स का प्रयोग करके, मतलब डी मतलब क्या होगा, डेटाबेस, और मैक्स मतलब बड़ा, मतलब बड़ी संख्या जो होगी। तो डेटाबेस से जो अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम मान देने वाली संख्या होगी, उसको हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं डी मैक्स की सहायता से। तो इसको याद रखना, ये फंक्शन है। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन रिकॉर्ड के किसी विशेष क्षेत्र में मानों को गुना करता है जो डेटाबेस में मानदंड से मेल खाता है। ठीक है, क्या बात करना है भी हमको, सीधे सीधे कि यहाँ पर रिकॉर्ड है और किसी विशेष क्षेत्र में मानों का क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के लिए MS एक्सेल में हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट। क्या होता है वो होता है प्रोडक्ट। हाँ, क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट लिखा है और ऐसी संख्या दे दी उसने, क्या दे दी, है ना, इसका आपसे क्या पूछे, वो आंसर पूछे, है ना, सामने इक्वल लगवा देगा, बिना इक्वल के हमारे पास फार्मूला नहीं चलता। तो क्या करना है आपको, 2 × 2 करना है। क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे हमको, 4। तो प्रोडक्ट हम कहाँ यूज करते हैं, किसके लिए, गुना करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो डेटाबेस में, अब यहाँ किसके लिए पूछ रहा है, वो डेटाबेस के लिए पूछ रहा है। मतलब हमको नॉर्मल गुना तो नहीं करना है, कहाँ करना है, डेटाबेस में।
तो हम लोग जो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाला जो ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया उसने, डी प्रोडक्ट दिया, तो डी प्रोडक्ट जो होगा अब ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो रहा है भैया, ये डेटाबेस के लिए पूछ रहा है। नॉर्मल पूछता तो फिर क्या होता, फिर ये पहला वाला सही हो जाता, लेकिन उसने डेटाबेस से पूछा है इसलिए अब सामने हमने देखा डी और प्रोडक्ट। हाँ बस इतना से यार, है ना, मल्टी या मल्टीप्लिकेशन जैसा यहाँ पे यूज हम नहीं करते, इसी से हो जाता। अगला प्रश्न हमारे पास में है, MS Excel 2019 में MS Excel 2019 में एरिया चार्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए एरिया चार्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ छोटा सा बना दूं मैं। एरिया चार्ट में बेसिकली क्या होता है कि यह एक तरह का क्या होता है, लाइन चार्ट होता है। इस तरीके से क्या है, लाइन चार्ट हम लोगों ने बना दिया। ये क्या बन गया आपका, लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में क्या हो गया आपका, जब इसको हम क्या बनाते हैं, एरिया चार्ट जब हम बनाते हैं तो ये लाइन चार्ट के बाद लाइन तो बना ली, लेकिन नीचे के हिस्से को हम क्या करते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। किसमें फिल करते हैं, एरिया चार्ट में फिल करते हैं। ये याद रखना कि ये होता कैसा है, लाइन चार्ट की भांति है, पर नीचे का हिस्सा अगर हमने फिल कर दिया तो वही चार्ट क्या हो बन जाता है, आपका एरिया चार्ट बन जाता है। सिंपल। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन हमारे पास में। हमको बोल रहा है एरिया चार्ट लाइन चार्ट के समान है, ठीक है, लेकिन इनमें एक अंतर यह है कि एरिया चार्ट में लाइन के नीचे का क्षेत्र रंग से भरा जाता है। तो ये वाला तो सही है भैया, है ना, जैसे मैंने बताया आपको बिल्कुल वैसा का वैसा। दूसरा क्या बोल रहा है, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट दोनों ही समय के साथ ट्रेंड दर्शाते हैं। समय के साथ में ट्रेंड दर्शाते हैं, तो हाँ ये सही है, समय के साथ आगे बढ़ेगा, सही। फिर है, जब आपके पास एकाधिक मतलब एक से अधिक समय श्रृंखला डेटा होता है और आप प्रत्येक डेटा सेट के योगदान को पूर्ण रूप में दिखाना चाहते हैं, है ना, तो हमने ऊपर का छूट दिया। एरिया चार्ट उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आपके पास एक से अधिक श्रृंखला हो और उसको आप समय के साथ दर्शाना चाहते हो। तो बिल्कुल इसमें एक से अधिक भी हम लोग क्या दर्शा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर हम लोग क्या बना लाइन बनाएंगे और उसको भर देंगे, तो ये चलेगा। यार अभी कैसा है, ये सही है। अगला है, एरिया चार्ट लाइन चार्ट के समान है, लेकिन इनमें एक अंतर यह है कि लाइन चार्ट में के नीचे का क्षेत्र रंग से भरा जाता है। लाइन चार्ट के नीचे का क्षेत्र रंग से भरा जाता है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमने बात कर ली क्या, एरिया चार्ट में लाइन के नीचे का रंग भरा जाता है, न कि लाइन चार्ट में। और ये क्या बोल रहा है कि लाइन चार्ट में लाइन के नीचे का भरा जाता है, तो ये लाइन कैसी है, इसमें गलत है। तो ये वाला ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है, तो ये चौथे नंबर वाला भी हमारा गलत है। अगला प्रश्न हमारे पास में है, खालिस्तान MS Excel में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट स्पेशल। बेसिकली पेस्ट स्पेशल का यूज हम कहाँ करते हैं कि हमारे MS वर्ड में या एक्सेल में हमको किसी और एप्लीकेशन से कुछ डाटा लेकर आना है, तो उस डाटा को लाने के लिए हमको एज इट इज उसी के फॉर्म में लेकर आना है, तब हम पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की हमारे पास में होती है वो याद रखना क्या है, Ctrl+Alt+V, ये होगी पेस्ट स्पेशल की। अगर आपसे फॉर्मेट कॉपी और पेस्ट करने की पूछे तो Ctrl+Shift+C से कॉपी होगा और Ctrl+Shift+V से पेस्ट होगा। ठीक, बस इतना सा आपको याद रखना है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की पूछेगा MS Excel के लिए तो आप बता दें कि Ctrl+Alt+V। कौन सा MS Excel 2019 फंक्शन किसी चुनी हुई रेंज में न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल्स की संख्या गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, MS Excel में हमसे पूछ रहा है, MS Excel में बेसिकली हमारे पास में क्या होती है, इस तरीके से कॉलम और ऐसी क्या हमारे पास में होती है, रो। तो ये हमसे बोल रहा है कि MS Excel में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो चुनी गई रेंज में, मतलब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो रेंज सेलेक्ट कर लिया, न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल्स की संख्या, मतलब ऐसी सेल जिसमें क्या होंगे, जिसमें नंबर होंगे, ऐसी सेल जिसमें नंबर होंगे सिर्फ उन्हीं को नापेगा। अगर टेक्स्ट होंगे तो छोड़ देगा और खाली होगा तो उसको भी छोड़ देगा। क्या बताना है, सिर्फ उसको जिसके अंदर संख्या रखी हो, टेक्स्ट होगा तो भी उनको नहीं नापेगा। तो हम लोग यूज करते हैं किसको, काउंट के लिए। काउंट फंक्शन क्या करेगा, ऐसी सेल काउंट करके बताएगा जिसमें क्या है, सिर्फ नंबर से संख्या है।
वही अगर हम काउंटा यूज करते हैं तो काउंटा हमको नंबर और टेक्स्ट दोनों जो होगी वो ढूंढ के बता देगा कि इतनी है। यही फिर आता है हमारे पास काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है, वो ऐसी सेल हमको नाप के बता देगा जिसमें कोई भी डाटा नहीं है। ठीक, बस इतना याद रखना कि काउंट सिर्फ संख्या बताता है, काउंटा जो तो संख्या और टेक्स्ट दोनों बताएगा, और काउंट ब्लैंक होगा तो सिर्फ जितनी ब्लैंक होगी उन्हीं की संख्या नाप कर बताने वाला है। सम जोड़ने के लिए होता है और ये नहीं होता है ना। सम का यूज कहा, संख्याओं को जोड़ने के लिए, सेल को जोड़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2019 में एक टेक्स्ट फंक्शन है? टेक्स्ट फंक्शन है ना। मैंने इसके पहले की वीडियो में भी आपसे चर्चा हुई है और मैंने बोला है कि हम लोग एमएस एक्सेल में जो फार्मूला हमारे पास में फार्मूला टैब है वहाँ पे जाएंगे और जितने भी फार्मूले हमारे पास में, जितनी फंक्शन हमारे पास में है, पर्टिकुलर उनके हमारे पास में क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। उन ग्रुप में इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं कि टेक्स्ट के अलग है, फाइनेंशियल अलग है, अकाउंट के अलग है, मैथ्स के अलग है, लॉजिकली अलग है, डेट के अलग है ना, डेट और टाइम के अलग होते हैं। तो इनके प्रॉपर क्या है, वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं। उन ग्रुप्स को हम लोग याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे यहाँ से, तो हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग 1 नंबर जरूर लेकर आ पाएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा अभी से आप जाकर उन ग्रुप में देखते रहिए, रोज देखेंगे तो भी याद हो जाएंगे, है ना। वो सारे नहीं देख पाओ तो टेक्स्ट के देख लो, लॉजिकल देख लो, फाइनेंशियल देख लो, डेट और टाइम के देख लो और मैथ्स के देख लो, है ना। बाकी स्टैटिक वगैरह जो है इनको आप छोड़ दीजिए, नहीं इनमें से अलग होगा भाई, बाकी ऑप्शन तो ये रखेगा ना, तो ये पहचान में आ जाएंगे तो एक अलग ही आपको दिखने लगेगा। इतनी थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास में कि कौन सा टेक्स्ट का फंक्शन हमारे पास में है, तो टेक्स्ट का फंक्शन हमारे पास में यहाँ पर जो है वो है रिप्लेस का। ठीक है, तो रिप्लेस पे याद रखिएगा, किसी टेक्स्ट को जब हमको रिप्लेस करना होगा तो हम टेक्स्ट फंक्शन मतलब इसका हम लोग यूज करने वाले। ठीक है, चलिए तो ये आज हमारे पास में हो गया 16 नंबर का वीडियो। और इसके पहले की वीडियो जैसे कि मैंने बात करी है कि आपको मिलेगी आई बटन में, तो उनको भी जाके देखिएगा जो पहली बार जुड़े हैं, और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, और अगर हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की क्लास को पहुँचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और बहुत ज़्यादा लोग फिर पास हो सके। ठीक है, तो हमारा आपका दोनों का टारगेट एक ही है, आपको एग्जाम में पास होना है और मुझे भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो हम लोग करते हैं मेहनत एक दूसरे के लिए। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नई क्लास में कल, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।